पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के इस पेज पर आज इस सत्र में उपस्थित सारे कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने वाले हैं और ये विषय अत्यंत तात्कालिक, ऐतिहासिक और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये विषय है और देश के हर एक देशभक्त को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। देश के हर एक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए और वो विषय है चीन से वर्तमान परिस्थितियों में हमारी संबंध कैसे चल रहे हैं, चीन की भूमिका क्या चल रही है। पिछले 15-16 जून की रात को गलवान घाटी के अंदर चीनी सैनिकों के साथ जो संघर्ष हुआ और उसमें हमारे 20 जवान बलिदान हो गए। 16 जून को जैसे इसकी खबर पूरे देश के अंदर फैली, आरंभ में तो खबर आई कि भारत के 4 जवान बलिदान हुए, लेकिन शाम होते होते खबर आ गई कि 20 जवान भारत के बलिदान हो गए। तब देश के अंदर आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन अगले दिन खबर आई कि भारत के 20 जवान बलिदान हुए, लेकिन चीन के 47 सैनिकों की मृत्यु हुई है और यह शायद चीन के इतिहास में भारत की सीमा पर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारत के सैनिक जितने बलिदान हुए उससे दुगुने से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए। यह भारत के हमारे सेना के जवानों की गौरव गाथा है। लेकिन ये क्यों हुआ और ये आगे और क्या क्या हो सकता है, इन सब का विचार करने से पहले हम जरा चीन के इतिहास पर नजर डालें, चीन की साम्राज्यवादी नीति पर विचार करें, चीन की विस्तारवादी नीति पर विचार करें, या और मैं थोड़ा संशोधन करके कहूं तो चीन की हड़प नीति। क्योंकि हमको मालूम है, हम भारत के लोग डलहौजी की हड़प नीति को आज तक भूले नहीं है और इसलिए चीन अपनी हड़प नीति के द्वारा दुनिया के अनेक देशों को हड़पना चाहता है और अभी तक उसने किस किस देश की कितनी जमीन को हड़पा है, कब्जा किया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 50-70 सालों में 1949 हम देश में, भारत आजाद हुआ 1947 को और चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई 1949 और 1949 में कम्युनिस्टों ने अपनी सत्ता संभालते ही अगले वर्ष भारत पर तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत हम सब जानते हैं, प्राचीन काल में इसका नाम त्रिविष्टप भारत का एक हिस्सा था जिसको अंग्रेजों ने अलग किया। उस पर 1950 में चीन ने कब्जा किया और 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन तिब्बत की चीन ने हड़प ली और केवल तिब्बत की नहीं, उसके बाद पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिण मंगोल, ताइवान,
मकाऊ, हांगकांग और भारत, इन 7 देशों की कुल मिलाकर 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली पिछले 70 वर्षों के दौरान। और यह जमीन कितनी है? आज चीन के पास कुल जो जमीन है उसका 43%, 43%, 43% हिस्सा दुनिया के इन 6-7 देशों की जमीन है जो चीन के कब्जे में है। 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती है। चीन की जो देश है उसकी सीमाएं 14 देशों से लगती है और इन 14 देशों में के अलावा कुल दुनिया भर के 23 देश यानी लगभग 2 दर्जन देश जिनकी जमीनों पर चीन अपना दावा जताता है या अपना कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। दुनिया के कई देश चीन की इस हड़प नीति से त्रस्त है। अब ये जो दुनिया के 7 देश हैं ताइवान सहित, इन सब की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन तो उसने कब्जा कर रखी है। अब सीधे सीधे युद्ध करके, आक्रमण करके वो ये जमीन अब आने वाले समय में नहीं कर सकता, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। और दूसरा तरीका क्या है? तो चीन ने दुनिया के देशों को कर्जा देना शुरू किया। अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से दुनिया के देशों को कर्जा देना, और कर्जा इतना देना और बड़ी आसान किस्तों में, बड़े आसान ब्याज पर, ताकि कोई भी गरीब देश आसानी से उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। और बाद में जब वो किस्तें नहीं चुका पाए तब फिर धीरे धीरे करके उसके आर्थिक सारे देश के संसाधनों पर चीन का कब्जा। और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। सबसे पहले चीन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? कि वो एक बड़ा सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, बेल्ट ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों महाद्वीपों के अनेक देशों को इस सड़क मार्ग, रेल मार्ग या जल मार्ग से व्यापार करने के लिए जोड़ना चाहता है। और इसके लिए किस किस देश के साथ वो क्या क्या कर रहा है यह समझने की जरूरत है। आप आरंभ में लीजिए, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। और श्रीलंका में चीन ने एक बंदरगाह बनाया। और बंदरगाह जो बनाया, हम्बनटोटा बंदरगाह। अब आप देखिए, उस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन ने 80% खर्च चीन ने भुगतान किया। 2014 में बंदरगाह पूर्ण हुआ। 2014 के बाद जो किस्तें
श्रीलंका के द्वारा चीन को चुकाई जानी चाहिए थी, चीन नहीं चुका पाया। जब चीन नहीं चुका पाया, श्रीलंका नहीं चुका पाया चीन को, तो चीन ने उस बंदरगाह को और उससे लगी हुई 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। अब वो जो बंदरगाह है वहां पर उसने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। 99 साल के लिए श्रीलंका की जमीन पर 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन और वो बंदरगाह, उस पर चीन का कब्जा रहेगा और वो हमारे भारत की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना बड़ा खतरा। दूसरा आप देखिए, पाकिस्तान के लिए उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया कि चीन की सीमा से लेकर पाकिस्तान में एक रेल मार्ग, सड़क मार्ग बना रहा है और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह वहां बना रहा है, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया। और उसमें भी उसने 80% खर्च उसने वहन किया। 2022 में, यानी मात्र 2 साल बाद, पाकिस्तान को 6.5 अरब डॉलर 6.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को देना है चीन को। और हम जानते हैं कि 2 साल में पाकिस्तान कहां से देगा, दे ही नहीं सकता। और 2022 के बाद जब चीन को पाकिस्तान पैसे नहीं दे पाएगा, तब जैसे उसने श्रीलंका के बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लिया, ऐसे ही पाकिस्तान का ये जो रोड जो उसने बनाया है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसने बनाया है, ये और वो बंदरगाह पाकिस्तान से 99 साल के लिए लीज पर ले लेगा और वहां पर वो अपनी सेना, सैनिक अड्डा बना लेगा और अपनी सेना वहां उतार देगा। तीसरा देखिए, भारत का पड़ोस है बांग्लादेश। बांग्लादेश के चटगांव में भी, चटगांव 1947 में जब भारत का विभाजन किया गया था, तब चटगांव में 96% हिंदू पॉपुलेशन थी। आज वहां हिंदू 4%, 5% बचा होगा। 70 साल में क्या हो गया हिंदुओं की जनसंख्या को, आप कल्पना कीजिए। उस चटगांव में ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें चटगांव भी, उसके जहाज रुकेंगे, चीन के मालवाहक जहाज। और बांग्लादेश को उस चटगांव में भी जो बंदरगाह बनाएगा, वैसा ही करेगा जैसा उसने श्रीलंका के साथ। और चटगांव और कलकत्ता की दूरी वो भी 150 किलोमीटर के आसपास। तीनों तरफ से, बांग्लादेश से 150 किलोमीटर दूरी पर उसकी सेना, श्रीलंका से 150 किलोमीटर की दूरी पर, भारत के 150 किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका उसकी सेना, और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यानी हमारे बॉर्डर जो हमारी है जैसलमेर, वहां से पाकिस्तान, सिंध प्रांत और उसके बाद बलूचिस्तान, वहां बंदरगाह पर उसकी सेना। 3 तरफ से उसने भारत के तीनों तरफ अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की तैयारी की। और दूसरा, ऊपर की तरफ नेपाल। आप देखिए, नेपाल अभी उसने अपना जमीन का नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे में भारत के 6 गांव अपने नक्शे में दिखाए नेपाल ने। अब आप कल्पना कीजिए, वो नेपाल, जो नेपाल हमेशा भारत के साथ रहा, भारत हमेशा उसके साथ सहयोग करता रहा, उसको हमारे सांस्कृतिक संबंध सब दृष्टि से रहे, वही नेपाल आज चीन के कहने पर भारत के 6 गांव अपनी सीमा में बता रहा। यह कैसे हो गया? तिब्बत को हड़पने के बाद नेपाल उसके रडार पे है और उसने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा किया और वहां हिंसक क्रांति करवाई।
और उस हिंसक क्रांति करवा कर वहां के जो देशभक्त सरकार थी उसका तख्ता पलटकर कम्युनिस्ट सरकार बिठाई नेपाल में। कमल पुष्प दहल प्रचंड और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सरकार बिठाई, और उस सरकार ने चीन के समर्थन में, चीन के हित में निर्णय लेना शुरू किया और भारत के विरोध में निर्णय लेना शुरू किया। इसलिए नेपाल ने अभी 6 गांव जो उसके नक्शे में बताए हैं, वो ये चाहता है कि नेपाल के भारत से संबंध खराब हो जाए हमेशा के लिए, ताकि जब वो चीन नेपाल पर कब्जा करे तो भारत नेपाल की सहायता करने के लिए न जाए। जैसी गलती 1950 में पंडित नेहरू ने की थी। 1950 में तिब्बत पर जब कब्जा किया चीन ने, तब तिब्बत ने सहायता मांगी, लेकिन पंडित नेहरू ने सहायता नहीं की और तिब्बत कब्जे में चला गया चीन के। आज हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे सेना के जवानों से मिलने गए बॉर्डर पे, चीन से लगी हुई बॉर्डर पे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो सीमा है ये चीन की नहीं है, तिब्बत देश की सीमा है। तीसरा, भूटान, उसकी निगाह हमेशा भूटान पर भी लगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि भूटान की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी भारत ने अपने ऊपर ले रखी है, और इसलिए अभी 2 साल 3 साल पहले भूटान की सीमा की रक्षा करने में ही भारत के सैनिकों का और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी, और तब चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। चौथा है बर्मा। बर्मा में भी चीन ने अपने 2 बंदरगाह बनाने की तैयारी में है, उसका काम चल रहा, प्रोजेक्ट चल रहा। और आप देखिए 1950 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है कोको द्वीप, और ये कहां है जानते हैं आप? ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा, उस निकोबार से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टापू को बर्मा को दिया था, जिसको आज म्यांमार कहते हैं। बाद में बर्मा से चीन ने उस टापू को खरीद लिया। अब वो जो कोको द्वीप है, क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग किलोमीटर। कहने को 20 वर्ग किलोमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन उस 20 वर्ग किलोमीटर में चीन ने बर्मा से वो टापू लेकर हमारे खिलाफ अपना सैनिक अड्डा वहां तैयार कर लिया। अब आप भारत के चारों ओर निगाह दौड़ाइए, चीन की कैसी जमावट इतने वर्षों में वो कर रहा है। और 2014 की पहले की सरकारें इन सब कामों से बेखबर, जिनको कोई मतलब नहीं था कि वो चीन अगर ये जमावट कर रहा है तो हम उसको रोकें, हम पड़ोसी देशों से संवाद स्थापित करें। आप देखिए बर्मा में सैनिक अड्डा चीन का, हमारे अंडमान निकोबार के पास कोको टापू, कोको द्वीप, उस पर अड्डा चीन का। बांग्लादेश चटगांव, वहां चीन के सैनिक अड्डा। श्रीलंका बंदरगाह, वहां चीन का। पाकिस्तान, वहां चीन। नेपाल, वहां चीन। आप देखिए भारत के चारों तरफ चीन ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। और आप देखिए दुनिया को कर्जा कितना देता है वो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के देशों को चीन 375 लाख करोड़ इतना कर्जा दुनिया के 150 देशों को दिया हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दुनिया के 12 देश ऐसे हैं जिनकी सकल घरेलू आय जो है उसका 20% से ज्यादा कर्जा 12 देशों ने चीन से ले रखा है। अफ्रीका का एक देश है
जिस देश का 80% कर्जा केवल चीन से उसने ले रखा, जितना कर्जा वर्ल्ड बैंक नहीं देती उससे ज्यादा कर्जा दुनिया के देशों को चीन ने दे रखा। हमारे देश की 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब पंडित नेहरू जी भुलावे में रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे और चीन ने धोखे से भारत पर कब्जा किया। भारत की पराजय हुई क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की चीन ने 1962 में कब्जे में की। और आप देखिए जो पीओके है, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है भारत की जमीन पर, उसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने, जमीन हमारी, अवैध कब्जा पाकिस्तान का, और दान कर दी चीन को। ऐसे कुल मिलाकर 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की आज भी चीन के कब्जे में है। दुनिया के अफ्रीका के कई देशों को चीन ने कर्जा दे रखा है, जो गरीब देश हैं, और उन सारे देशों में व्यापार कब्जा करने के लिए चीन की पूरी तैयारी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की जितनी जमीन कब्जा उसने कर रखी है उतनी तो कुल स्विट्जरलैंड की भी नहीं है। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल भारत के कब्जे किए हुए क्षेत्रफल से कम है। उसकी 41,000 वर्ग किलोमीटर जमीन का स्विट्जरलैंड है और हमारी 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखी। यानी भारत की कितनी बड़ी जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए दुनिया के अनेक देश चीन की इस हड़प नीति, साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति, कब्जा करने वाली नीति से त्रस्त है। आप और थोड़ा दूसरे देशों के पड़ोस में जाइए, हमारे पास में ही वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब त्रस्त हैं चीन से। इन देशों के बीच में, यानी आप देखिए जमीन तो जमीन, समुद्र, चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर 35 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन समुद्र की मेरी है, उस पर दावा कर रहा है चीन। और आप देखिए कि समुद्र के ऊपर कृत्रिम आर्टिफिशियल टापू बना दिया इन देशों के बीच में, और वहां पर उसने अपना सैनिक अड्डा तैयार कर लिया। और ये सब पिछले 70 सालों में हुआ है। इसलिए अब ये सब चीन कैसे कर पाता है? चीन दुनिया के लोगों को कर्जा कैसे देता है, क्यों दे पाता है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को गांव के अंदर ही बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। गांव के लोग अपने घरों में बैठकर उस कच्चे माल को पैकिंग करके तैयार करते हैं। कंपनियां उन मालों को गांव से ले जाकर अपना ब्रांड लगाकर दुनिया के बाजारों में भेजता है और दुनिया के बाजारों से मोटी कमाई करता है, और फिर उस कमाई से दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य चलाता है। अब आप देखिए, जिन देशों को उसने कब्जा किया हुआ है, जिन देशों की जमीनों पर उसने कब्जा किया हुआ है, उन देशों में जो पूर्वी तुर्किस्तान है
वहां कौन लोग हैं? 45% उइगर मुसलमान रहते हैं। जैसे बर्मा में रोहिंग्या, ऐसे उइगर मुसलमान पूर्वी तुर्किस्तान का वो क्षेत्र जो चीन के कब्जे में वहां रहते हैं, और उन पर वो किसी भी प्रकार की दया नहीं है। लेकिन भारत के अंदर जो लोग रोहिंग्याओं के मानव अधिकार के लिए बर्मा के खिलाफ भारत में उनके समर्थन में लड़ाई लड़ते हैं, के विरोध में उइगर मुसलमानों के समर्थन में एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चीन अत्याचार कर रहा है, इसलिए। अब इसको समझना पड़ेगा कि ये जो इसका पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो जाल है, इस जाल को तोड़ा कैसे जाए। भारत सरकार इस दिशा में बहुत योजनापूर्वक काम करती हुई दिख रही है। हमें मालूम है, अभी 4 दिन पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को रूस की यात्रा पर अचानक सुबह रवाना हुए। क्यों? क्योंकि आज ताइवान के लिए अमेरिका चीन के विरोध में है। जापान और चीन की शत्रुता परंपरागत है। तो जापान, ताइवान, अमेरिका जब ये भारत के साथ चीन के विरोध में खड़े होंगे तो कहीं रूस चीन के समर्थन में खड़ा ना हो जाए। इसलिए रूस को यह आश्वस्त करने के लिए कि हम आज भले इन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हों, लेकिन रूस से साथ भारत की पुरानी मित्रता थी, है और रहेगी, यह आश्वासन देने के लिए देश के रक्षा मंत्री शायद मॉस्को गए होंगे कि कहीं रूस चीन की सहायता न कर दे, संघर्ष या युद्ध की परिस्थिति बनी तो। दूसरी तरफ इजराइल है, वो तो डंके की चोट पर कह रहा है कि चीन को भारत से लड़ने से पहले इजराइल से लड़ना पड़ेगा। तो दुनिया के वे सारे देश जो चीन की इस हड़प नीति से त्रस्त हैं, वे रास्ता देख रहे हैं कि चीन के विरुद्ध युद्ध में नेतृत्व कौन करे। अमेरिका भी जमीन चाहता है कि चीन के विरुद्ध लड़ने के लिए उसको कोई जमीन मिले। वो भी नहीं चाहता कि अमेरिका के समकक्ष कोई महाशक्ति खड़ी हो। और अभी जब कोरोना फैला तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा यह चीनी वायरस है, कोरोना वायरस नहीं है, चीनी वायरस है। तो इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई चीन में अमेरिका के विरोध में। अभी हमारे देश ने ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप है उससे समझौता किया। ये जो इसका कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो रोड बना रहा है, यदि ये इसका प्रोजेक्ट अगर असफल हो गया तो चीन को इतनी बड़ी मार पड़ेगी कि कई वर्षों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। दुनिया के देशों में इसका साम्राज्य करने की जो योजना है वो ध्वस्त हो जाएगी। और इसलिए उसका रास्ता क्या है? तो उसके रास्ते का पहला रास्ता तरीका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच का एक समझौता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच से ही इनके सारे जहाज जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कितने एक दिन में इस मार्ग से 200 जहाज, समुद्री जहाज सामान लेकर इस मार्ग से निकलते हैं प्रतिदिन। और यदि ये रास्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बंद कर देते हैं तो चीन के लिए ये सारी जो योजना है, अरबों खरबों रुपयों का उसका पूरा जो दांव पर लगा हुआ है, ये सब ध्वस्त हो जाएगा। दूसरा, चटगांव यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, इन दोनों को, बर्मा, तीनों को चीन की क्या नीति है। आज वे बर्मा के बंदरगाह पर, श्रीलंका के बंदरगाह पर कब्जा कर रहा है चीन, कल देश के अंदर भी कब्जा करेगा। और इसलिए वे अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कोई उल्लंघन चीन के विरुद्ध बनाकर अपने नियम और कानून और संधि तोड़ सकते हैं।
भारत यदि उन पर दबाव बनाएगा तो। दूसरा, ये जो वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस, ये जो देश हैं जो त्रस्त है इस चीन से, उनको भी भारत साथ में ले सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को भी यदि ये समझ में आ जाए कि 2022 को मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा तो चीन मेरी जमीन पर कब्जा करेगा, और खासकर बलोच, क्योंकि वे तो पाकिस्तान से अलग होने की तैयारी में है, और यदि बलूचिस्तान के बलोच, जहां पर इसका बंदरगाह बना हुआ है, यदि उन्होंने चीन के विरुद्ध क्रांति कर दी तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तीसरा, आज नेपाल में चीन समर्थक सरकार है कम्युनिस्टों की, लेकिन नेपाली कांग्रेस, अगर उसको भारत की ओर से, दुनिया की ओर से ठीक समर्थन मिल जाए तो इस चीन के विरुद्ध वहां की जनता में यह संदेश चला जाए कि जिस प्रकार तिब्बत को उसने हड़प लिया, आने वाले समय में नेपाल को कब्जा कर लेगा, तब नेपाल की स्वाभिमानी देशभक्त जनता इस चीन समर्थक सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी और चीन के षड्यंत्रों को नाकाम कर देगी। और इसलिए अभी तो ये केवल एक घाटी पे कब्जे की बात आई है। आज ही देपसांग करके एक नया स्थान है लद्दाख में, उस पर चीन की सेना ने झड़प शुरू की, अभी की खबर आई। कम से कम 12 स्थान ऐसे हैं जो आने वाले कुछ ही समय में चीन जो है भारत की सेना के साथ झड़प हो सकती है, 12 स्थानों पर। अब ये तो मैंने दुनिया की परिस्थिति और भारत और चीन की नीति ये मैंने समझाई। देश के अंदर चीन की क्या स्थिति आप कल्पना कीजिए। भारत के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दवाओं का जो कच्चा माल है, दवाओं के निर्माण के लिए 65% कच्चा माल फार्मा का चीन से भारत में आता है। स्मार्टफोन के जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो उसमें 4 चीन की है। आप कल्पना कीजिए, केवल 2019 और 20 में 4.5 लाख करोड़ रुपए का सामानों का आयात भारत ने चीन से किया, जबकि 1 लाख करोड़ का निर्यात किया। 4.5 लाख करोड़ का आयात एक साल में और 1 लाख करोड़ का निर्यात, कितना घाटा भारत को हो रहा है आप इसकी कल्पना कीजिए। 45% इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत में चीन से आ रहे हैं। 27% ऑटो पार्ट्स भारत में चीन से आ रहे हैं। आज ही भारत के चेन्नई बंदरगाह पर चीन के 3 बड़े जहाज जो केवल मोबाइल से भरे हुए हैं, रोके हुए हैं, भारत की सरकार ने उनको माल उतारने से रोका हुआ है। आज 3 बड़े जहाज चीन के चेन्नई बंदरगाह पर केवल मोबाइल भरे हुए हैं। और हमारे जो मोबाइल चल रहे हैं, इन मोबाइल में जो एप्स हैं, 40% एप्स चीन के हैं हमारे मोबाइलों में। 50 करोड़ उपभोक्ता हैं स्मार्टफोन के देश में। उस 50 करोड़ में से 20 करोड़ चीन के शेयर इट का उपयोग करते हैं, एप्स का 20 करोड़, 17 करोड़ जेंडर का, 12 करोड़ टिकटॉक का, कैम स्कैनर का 10 करोड़, यूसी ब्राउजर का 13 करोड़, हेलो का 5 करोड़, वीमेट का 5 करोड़ और पबजी का 4 करोड़ लोग उपयोग कर रहे हैं। और टिकटॉक बनाने वाले ने तो कहा कि मैंने तो टाइम पास वाले लोगों के लिए टिकटॉक बनाया था, मुझे क्या मालूम कि मेरा टिकटॉक भारत में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। कितना बड़ा व्यंग्य है कि भारत के 12 करोड़ लोग फुर्सत में बैठे हैं जो टिकटॉक पर बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं वो लोग।
आप कल्पना तो करो कि स्मार्टफोन में 72% कब्जा भारत पर चीन का, चीनी कंपनियों का। टेलीकॉम 25%, टेलीविजन 54%, घरेलू साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, ऑटो पार्ट्स 26%, सोलर पावर 80%, स्टील 20% और फार्मेसी 67%। ये इतना सारा कब्जा है। तो ये तो कुछ ही आंकड़े हैं, कुछ ही सेक्टर की बातें हैं। चीन के सामानों का उपयोग करना, इसका मतलब भारत के सैनिकों पर चलने वाली गोली खरीदकर चीन के सैनिकों को देना है। चीन के सामानों का उपयोग करना, इसका मतलब अपनी मौत का सामान चीन को देना है, अपनी मौत की सुपारी चीन को देना है। चीन के सामानों का उपयोग करना मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलामी के दरवाजे पर भेजना है। एक तरफ हम भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाएं और दूसरी तरफ चीन के ऐप्स तक अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और इसलिए भारत सरकार, उसकी मजबूरी होगी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, और भारत सरकार को भी चाहिए। जैसे भारत सरकार ने अभी 2-3 निर्णय लिए ताजे ताजे कि एक तो उन्होंने 4G और 5G इसके सारे टेंडर पुराने रद्द कर दिए और BSNL ने नए टेंडर मंगाए और उसमें चीनी कंपनियों को बैंड कर दिया कि 4G और 5G के लिए जो टेंडर है उसमें चीन की कंपनियां उसमें नहीं आ सकती। रेलवे की ओर से जो प्रोजेक्ट चीन की कंपनियों को दिए थे वे सब कैंसिल कर दिए भारत की सरकार। तो भारत की सरकार और भी जो सामान भारत में आ रहा है, जो भारत के अंदर शर्तों के अनुसार आ रहा है, उन सामानों में, उन शर्तों में कौन सी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके आधार पर सारे करार भारत सरकार जो रद्द कर सकती है वो रद्द करना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार की मजबूरी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हो सकती है पहली की सरकारों के निर्णयों के कारण, लेकिन भारत की जनता की मजबूरी नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं जापान का। जापान की सरकार की मजबूरी थी, अमेरिका ने दबाव बनाया तो अमेरिका के फल जापान को खरीदना पड़े, और जब वे अमेरिका के फल जापान के मार्केट में गए तब जापान की जनता में से एक ने भी एक फल नहीं खरीदा, क्योंकि ये वही अमेरिका था जिसने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। सरकार की मजबूरी हो सकती है, जनता की मजबूरी नहीं है। एक फल नहीं खरीदा, सड़ गए सारे फल अमेरिका के। ये होती है देशभक्ति। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब चीन क्या कर सकता है। अब हमारे पास दो बातें बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक ये है कि चीन भारत के खिलाफ क्या क्या कर सकता है, और दूसरा देश की सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन देश की जनता की क्या भूमिका है ये बात मैं बताकर अपनी बात पूरी करता हूं। चीन क्या कर सकता है, पहली बात समझिए। चीन सबसे पहले साइबर अटैक करेगा, क्योंकि उसके सारे मोबाइल नेटवर्क, सारे एप्स जिस पर चीन का कब्जा है, सारे अनेक सरकारी काम जो हमारे हो रहे हैं वे सब चीनी एप्स के माध्यम से हो रहे हैं, और इसलिए साइबर अटैक करके वो भारत के सिस्टम को जाम करेगा, भारत की अनेक गोपनीय फाइलों को, सीक्रेट फाइल्स को, जानकारियों को चोरी करेगा। इतना नहीं है तो अनेक भारत के ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के दुष्प्रचार, इल्जाम लगाएगा। साइबर अटैक के माध्यम से वो देश के अंदर एक अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा। दूसरा, जैविक हमला करेगा। जैसे ये कोरोना जो है, ये कोरोना क्या है,
ये भी तो चीन की ओर से हमला ही है एक तरह से, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये भी अप्राकृतिक बीमारी है जो चीन ने अपनी लैब में तैयार की और दुनिया में फैलाई। ऐसे ही किसी बीमारी का जैविक हमला वो भारत पर कर सकता है, ये दूसरा उसका हमला हो सकता है। और तीसरा, भारत में आज जो मोबाइल या आज जो अन्य सामान जिस भाव में वो बेच रहा है और सस्ते भाव में बेचेगा। ऐसा इसलिए करेगा ताकि देश के अंदर आज चीन के विरुद्ध जो वातावरण बन रहा है, तो भारत की जो कंपनियां हैं या दुनिया की बाकी कंपनियां हैं जो भारत के अंदर अपना माल भेजेगी या भारत में अपना माल बनाएगी, तो वो चीन इतना सस्ता बेचेगा कि भारत की कंपनियां उसके बराबर मैदान में टिक नहीं पाएगी और उनका देवाला निकल जाएगा 1 साल के अंदर। कोई भी कंपनी भारत की या चीन के बाहर की भारत में टिक ना सके, इतना सस्ता करेगा वो। ये 3 प्रकार के हमले वो भारत पर करेगा। चौथा, वो 3 दूसरे प्रकार के हमले करेगा। वो क्या है? पहला हमला करेगा भारत के अंदर उसके समर्थक जो राजनीतिक पार्टी है, वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आप इसका इतिहास देख लीजिए, हमेशा इसने चीन के समर्थन में ही काम किया है, कभी चीन के विरोध में नहीं बोलता। भारत में रोहिंग्याओं का समर्थन करेंगे, लेकिन चीन उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं वहां नहीं बोलेंगे। अनेक ऐसी बातें हैं, चीन के मुद्दे पर वो चीन का समर्थन करते हैं। और ये वे सारे लोग हैं, ये भारत के वे कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने 62 के युद्ध में भी चीन का साथ दिया था। इनके मजदूर संगठन, इनके बनाए हुए अन्य सारे जो लोग हैं, उन सब ने भारत के अंदर अराजकता की स्थिति 1962 में भी निर्माण की थी चीन के समर्थन में। और इसलिए चीन, आपको आश्चर्य होगा, बंगाल में जब इनकी सत्ता थी तब इन्होंने बंगाल में चीन को बौद्ध मठ खोलने के लिए जमीन दी, बौद्ध के प्रचार के लिए। कहां पर जानते हैं आप? दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी में, उत्तर बंगाल में। ये कहने को बौद्ध मठ है, लेकिन वास्तव में ये चीनी गुप्तचर एजेंसियों के अड्डे हैं। और ये इनकी सरकार में इन्होंने जमीन दी थी बंगाल में। भारत के अंदर नक्सलवाद जो फैला हुआ है वो बंगाल से आरंभ हुआ, और बंगाल में भी नक्सलवाड़ी नाम के एक गांव से जो चीन से लगा हुआ है। जैसे 1949 में खूनी क्रांति करके कम्युनिस्टों ने चीन की सत्ता पर कब्जा किया, जैसे नेपाल में खूनी क्रांति करके इन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, ऐसे ही देश के अंदर नक्सलवादी और देश के अंदर अलगाववादी लोगों को हथियार और पैसा मुहैया कराकर भारत के अंदर ये खूनी गृहयुद्ध निर्माण करने का प्रयास चीन करेगा। और उसका सब साथ देंगे ये अर्बन नक्सलाइट लोग, उसका सब साथ देंगे देश के अंदर फैले हुए नक्सली गतिविधियां चलाने वाले लोग। दूसरा, भारत के अंदर चीन के समर्थक मीडिया और नेता, उनको वो कहेगा कि भारत के विरुद्ध चीन के समर्थन में वातावरण बनाओ, भारत की सरकार के विरुद्ध वातावरण बनाओ। आप देख रहे हैं कुछ लोग तो बोल रहे हैं चीन के समर्थन, बोलना शुरू हो गए नेता। ये सब चीन के दबाव में, चीन के प्रभाव में, चीन इसके पैसे लेकर ये चीन के समर्थन में बोलेंगे, ताकि देश की जनता इस सरकार के विरोध में खड़ी हो जाए। चौथा, पाकिस्तान को आगे करके भारत के अंदर ऐसे मुस्लिम अलगाववादी, भारत विरोधी जो नेता कुछ हैं, उनको आगे करेंगे, ताकि वे भी इस देश के अंदर देश के विरोध में चीन के समर्थन में खड़े हो जाएं। ये कर सकते हैं। अब चीन क्या कर सकता है ये मैंने आपको बताया, लेकिन
भारत की जनता को क्या करना है, हमारी क्या भूमिका है, बस इतना बताकर मैं इस विषय को पूरा करता हूं। हमारी पहली भूमिका, देश की जनता की पहली भूमिका, देश की सरकार जो चीन के विरोध में जो निर्णय कर रही है, हमेशा हमको उसके साथ खड़ा होना है। दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि देश के एक एक व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के लिए देशभक्ति है, और वो चीन के विरुद्ध सेना के साथ, सरकार के साथ अपने आप को दांव पर लगाकर खड़ा है। और ये वैसी देशभक्ति है जैसी देशभक्ति जापान के लोगों की अपने देश के प्रति है। ये वैसी देशभक्ति है जैसी देशभक्ति इजराइल के लोगों की अपने देश के प्रति है। वैसी देशभक्ति आज भारत की जनता को अपने देश के लिए संगठित होकर, एकजुट होकर दिखाने की जरूरत है। कोई भी भारत के अंदर रहने वाले देश के गद्दार चीन के समर्थन में और भारत की सरकार के विरोध में कोई वातावरण निर्माण न कर सके। जैसा इन्होंने 1962 में किया था, ऐसा आज न कर सके। चीन को और उसके समर्थकों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये नेहरू युग का भारत नहीं है। लोग इसको मोदी युग कहते हैं, लेकिन हम इसको भारत के पुनर्निर्माण के युग का समय चल रहा है। ये दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो भारत के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करना, और चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे नेता हो, हम इनको ईमेल करें, हम इनको मैसेज करें। जैसे ही ये भारत के विरोध में और चीन के समर्थन में कोई लेख लिखे या कोई न्यूज जारी करे, हमने तुरंत इसकी प्रतिक्रिया करना। इनकी टीआरपी खत्म हो जानी चाहिए। चाहे न्यूज एजेंसी हो, कोई से भी न्यूज चैनल हो, जो भारत के विरोध में बोलेगा, चीन के समर्थन में बोलेगा, देश उस न्यूज चैनल को नहीं देखेगा। देश उस समाचार पत्रों को नहीं पढ़ेगा जो चीन के समर्थन में लेख लिखेंगे। और उन लेखकों को जो लेख लिखते हैं, उनको मेल करो, उनको मैसेज करो। ये सोशल मीडिया का उपयोग हम भी कर सकते हैं चीन के विरुद्ध देश की जनता को, एक एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति निर्माण करने में। यह हमारी दूसरी भूमिका है। और तीसरी भूमिका है चीनी वस्तुओं का, चीनी एप्स का बहिष्कार जीवन में। संकल्प करें, अगर देश की करोड़ों करोड़ जनता यदि 3 महीने, केवल 3 महीने चीन का एक भी सामान नहीं खरीदे, तो चीन को समझ में आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा, नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा भारत के सामने। यह हमारी तीसरी भूमिका है। और इसलिए आइए हम अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और चीन को इसका ऐसा जवाब दें कि चीन की अकल ठिकाने आते ही भारत के सारे विरोधियों की अकल ठिकाने आ जाएगी, और दुनिया के सारे देश जो चीन से त्रस्त हैं, वे सब भारत का नेतृत्व स्वीकार करके भारत महाशक्ति के रूप में उठकर खड़ा होगा। आइए हम सब मिलकर अपनी भूमिका निभाएं, एक एक व्यक्ति। और बजरंग दल की भूमिका क्या है? विशेष रूप से देश के प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से बलशाली बनकर तैयार करें, ताकि अगर सीमा के ऊपर लड़ने की जरूरत पड़ी, सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की जरूरत पड़ी, तो देश के जवानों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये तैयारी देश के युवाओं को करने की जरूरत है। और इसलिए दौड़ लगाएं, कबड्डी खेलें, व्यायामशाला जाएं, अपने शरीर को दुर्व्यसनों से मुक्त होकर, देशभक्ति से युक्त होकर बलशाली युवा तैयार रहें, ताकि देश के सामने जैसी चुनौती आएगी, उन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए, मुकाबला करने के लिए देश का युवा हर समय तैयार है। यह भूमिका है देश के युवाओं की। आइए हम सब मिलकर
ये जो चुनौती चीन की है, इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे और जो संभावनाएं दिख रही है उन संभावनाओं को संभव करके दिखाएंगे। और जो हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, जो हमारी जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन नेपाल को, तिब्बत को, बर्मा को, श्रीलंका को, इन सबको चीनी चुंगल से भी मुक्त कराएंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सब इस चीनी षड्यंत्रों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। आप सब ने विश्व हिंदू परिषद पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की इस पेज से इस चीन के हड़प नीति को और इनके षड्यंत्रों को समझा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।